दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की प्रेरणादायक स्पीच सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी क्रिएटिव सोच, जिद और मेहनत से इस दुनिया को बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स, जिनका जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। यह वही नाम है जिसे सुनते ही हमें एप्पल कंपनी का आईफोन, आईपैड, मैकबुक और उन अनगिनत इनोवेशन की याद दिलाता है जिन्होंने टेक्नोलॉजी की परिभाषा ही बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वही इंसान थे जिन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था? और क्या आप यह भी जानते हैं कि स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे और उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक एक साधारण कैलीग्राफी क्लास से सीखा था। स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख, जिसे उन्होंने 55 सालों में अनुभव किया, उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए 15 मिनट के स्पीच में 3 कहानियों के माध्यम से बड़ी शानदार और सरलता से समझाया है। शाहरुख खान से लेकर संदीप माहेश्वरी तक ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार इस स्पीच को जरूर सुनने की सिफारिश की है। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। स्टीव जॉब्स ने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन सेरेमनी में वहां के ग्रेजुएट्स को जो स्पीच दी, उसे दुनिया की मोस्ट पावरफुल, मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजिंग स्पीचों में से एक माना जाता है। मैंने जब कई लोगों से इस स्पीच के बारे में चर्चा की तो पता चला कि बहुत कम लोगों ने इसे सुना है। कई लोगों ने तो सिर्फ इस वजह से नहीं सुना क्योंकि यह स्पीच अंग्रेजी में है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्टीव जॉब्स की उसी मशहूर स्पीच को अपनी आवाज और सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि ऐसा कोई भी व्यक्ति न बचे जो इस महान स्पीच को सिर्फ भाषा की बाधा के कारण न समझ सके। इस स्पीच को एक बार जरूर सुने। मेरा विश्वास है कि इसे सुनने के बाद आपकी सोचने और जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाएगा। यह स्पीच आपके जीवन में एक विस्फोटक बदलाव ला सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस प्रेरणादायक सफर की, जो स्टीव जॉब्स की जिंदगी के 50 सालों के अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगे। उनकी मशहूर स्पीच के माध्यम से, उन्हीं के शब्दों में, बहुत ही सरल, हम सभी की मातृभाषा हिंदी में। धन्यवाद। मैं आज दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक में दीक्षांत समारोह में आपके साथ होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ, मैंने कभी कॉलेज से ग्रेजुएशन नहीं किया और यह सबसे नजदीकी अनुभव है जो मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन का पाया है। आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। बस इतना ही, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियां। पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में। मैंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन 6 महीने बाद छोड़ दिया और उसके बाद 18 महीने तक वहां इधर उधर घूमता रहा, यह देखने के लिए कि मुझे वास्तव में क्या करना पसंद है। तो मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? यह सब मेरे जन्म से पहले शुरू हुआ। मुझे जन्म देने वाली माँ एक युवा अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि कोई मुझे गोद ले ले। साथ ही उन्हें इस बात की बहुत इच्छा थी कि मुझे ऐसे माता पिता गोद लें जो कॉलेज ग्रेजुएट हों। इसलिए सब कुछ तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उनकी पत्नी गोद लेंगी। लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने आखिरी समय में यह फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहती थी। इसलिए मुझे गोद लेने वाले मेरे माता पिता, जो प्रतीक्षा सूची में थे, को आधी रात में एक कॉल आया, हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? उन्होंने तुरंत कहा, बिल्कुल। मेरी जन्म देने वाली माँ को बाद में पता चला कि मुझे गोद लेने वाली माँ ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। उन्होंने अंतिम गोद लेने वाले पेपर पर साइन करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद जब मुझे गोद लेने वाले माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा, तब जाकर मेरी माँ ने गोद लेने वाले पेपर पर साइन किया और कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना महंगा था और मेरे मेहनत करने वाले माता पिता की सारी बचत मेरी पढ़ाई पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसमें कोई मूल्य नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कॉलेज में कैसे मदद करेगा, और यहाँ मैं अपने माता पिता की पूरी जिंदगी की बचत खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय यह काफी डरावना था,
लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे द्वारा लिए गए सबसे अच्छे फैसलों में से एक था। जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने उन कक्षाओं को लेना बंद कर दिया जो मुझे जरूरी नहीं लगती थी और मैं उन्हीं कक्षाओं में जाने लगा जो मुझे दिलचस्प लगती थी। यह सब इतना आसान नहीं था। मेरे पास डॉर्म रूम यानी छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं दोस्तों के कमरे में फर्श पर सोता था। मैं कोक की बोतलें लौटाकर 5 सेंट जमा करता था ताकि खाना खरीद सकूं। मैं हर रविवार रात 7 मील चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था ताकि हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खा सकूं। मुझे यह सब बहुत पसंद था। मेरी जिज्ञासा और अंतर्दृष्टि का पालन करते हुए मैंने जो भी चीज सीखा वह समय के साथ मेरे लिए अनमोल साबित हुआ। एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। रीड कॉलेज उस समय देश की सबसे बेहतरीन कैलीग्राफी सिखाने वाली जगह थी। कैंपस के हर पोस्टर, हर लेबल को हाथ से लिखा गया था। क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और सामान्य कक्षाएं लेने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने तय किया कि मैं कैलीग्राफी की कक्षाओं में जाऊंगा। मैंने सिरिफ और सैंस सिरिफ टाइपफेस, अलग अलग लेटर स्पेसिंग और बेहतरीन टाइपोग्राफी को क्या खास बनाता है कि कला सीखी। यह खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और एक आर्ट की तरह सूक्ष्म था जो विज्ञान द्वारा कैद नहीं किया जा सकता था। मुझे यह बहुत आकर्षक लगा। इनमें से किसी का भी मेरे जीवन में व्यवहारिक उपयोग होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन 10 साल बाद जब हमने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन किया, यह सब मेरे काम आया और हमने इसे मैक में शामिल किया। यह पहला कंप्यूटर था जिसमें खूबसूरत टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता तो मैं कभी कैलीग्राफी की उन कक्षाओं में नहीं जाता, और अगर मैं उन कक्षाओं में नहीं गया होता तो शायद मैक में कभी मल्टीपल फॉन्ट या टाइपोग्राफी न होती। बेशक जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य की ओर देखते हुए इन बिंदुओं को जोड़ना असंभव था, लेकिन 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखना बहुत स्पष्ट था। फिर से कहता हूँ, अगर आप आगे बढ़ते हुए बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते। आप केवल पीछे मुड़कर बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा कि यह बिंदु किसी न किसी तरीके से आपके भविष्य में जुड़ेंगे। आपको किसी न किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अपनी अंतरात्मा, भाग्य, कर्म या किसी और चीज पर, क्योंकि यह विश्वास करना होगा कि आगे चलकर सभी बिंदु आपस में जुड़ जाएंगे। आपको अपने हृदय की बात सुनने का आत्मविश्वास देगा, भले ही वो आपको सही रास्ते से भटका दे, और बाद में यही सारी बातें अंतर पैदा करेगा। इस दृष्टिकोण ने मुझे कभी निराश नहीं किया और इसने मेरे जीवन में सभी बदलाव लाए हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैंने इस स्पीच का सारांश भी बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका पूरा आनंद लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी दूसरी कहानी लव एंड लॉस के बारे में है। मैं भाग्यशाली था। मुझे जीवन में जल्दी ही वह काम करने का मौका मिला जिसे मैं वास्तव में पसंद करता था। मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैराज में स्टीव वाजनिएक के साथ एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 साल में एप्पल एक गैराज में काम करने वाले हम 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन की कंपनी बन गई, जिसमें 4000 से अधिक कर्मचारी थे। हमने अभी 1 साल पहले ही अपनी सबसे बेहतरीन कृति मैकिन्टोश लॉन्च की थी और मैं अभी 30 साल का हुआ ही था कि मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। आप अपनी ही खुद की बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं? दरअसल एप्पल के बढ़ने के साथ हमने एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जो मुझे बहुत प्रतिभाशाली लगा। पहले साल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर हमारे बीच भविष्य की दृष्टि को लेकर मतभेद हो गए। जब ऐसा हुआ तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया और 30 साल की उम्र में मुझे बाहर कर दिया गया, और वह भी सार्वजनिक रूप से। जिस चीज पर मेरा पूरा जीवन केंद्रित था वह चली गई थी और यह पूरी तरह से विनाशकारी था। कुछ महीनों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। मुझे लगा कि मैंने उद्यमियों की पिछली पीढ़ी को निराश कर दिया है, जैसे कि मैंने उस मसाल को गिरा दिया जो मुझे सौंपा गया था। मैंने पैकर्ड और बॉब से मुलाकात की और उनसे इतनी बड़ी गलती के लिए माफी मांगने की कोशिश की। मैं सार्वजनिक रूप से असफल हो चुका था और मैं सब कुछ छोड़ने वाला था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी अपने काम से उतना ही प्यार करता था। एप्पल में हुई घटनाओं ने मेरी धारणाओं को बदल दिया था, लेकिन यह नहीं बदला कि मैं अब भी अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उस समय तो मुझे यह समझ नहीं आया, लेकिन बाद में समझा कि एप्पल से निकाला जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात साबित हुई।
सफलता का बोझ उस हल्केपन में बदल गया जो फिर से एक शुरुआत करने के साथ आता है जब आप हर चीज को लेकर अनिश्चित होते हैं। इसने मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश करने की आजादी दी। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट था, एक और कंपनी जिसका नाम पिक्सर था, और एक अद्भुत महिला के साथ प्यार हुआ जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया, और नेक्स्ट में हमने जो तकनीक विकसित की थी वह अब एप्पल के पुनर्जागरण के केंद्र में है, और लॉरेन और मैं साथ में एक अद्भुत परिवार बना रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला जाता तो यह सब कभी नहीं होता। यह कड़वी दवा था, लेकिन लगता है कि यह जीवन का इलाज था। कभी कभी जीवन आपके सिर पर ईंट से मारता है, लेकिन अपना विश्वास मत खोइए। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि एकमात्र चीज जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की वह यह थी कि मुझे अपने काम से प्यार था। आपको वह पता लगाना होगा कि आप किससे प्यार करते हैं, और यह उतना ही सच है जितना आपके काम के लिए उतना ही आपके रिश्तों के लिए। आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भर देगा, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह काम करें जिसे आप महान मानते हैं, और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह करें जिसे आप प्यार करते हैं। अगर आपको वह अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहें, रुके नहीं। दिल की हर बात की तरह आपको पता चल जाएगा जब आपको वह मिलेगा, और जैसा कि किसी भी महान और अच्छे रिश्तों में होता है, यह समय के साथ और बेहतर होता जाएगा। इसलिए जब तक आपको वह नहीं मिलता, खोजते रहें, रुके नहीं। मेरी तीसरी कहानी डेथ के बारे में है। जब मैं 17 साल का था, मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ इस प्रकार था: यदि आप हर दिन ऐसे जिए जैसे कि यह आपका आखिरी दिन हो तो एक दिन आप सही साबित होंगे। इस कोट ने उस पर गहरा प्रभाव डाला, और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह आईने में खुद से यह सवाल पूछता हूँ, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने वाला हूँ। और जब भी कई दिनों तक जवाब नहीं होता तो मैं समझ जाता कि मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा मेरे जीवन में बड़े फैसले लेने में मेरी मदद करने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन रहा, क्योंकि लगभग हर चीज, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सारा अभिमान, शर्मिंदगी या असफलता का सारा डर, ये सब चीजें मौत के सामने गायब हो जाती हैं। केवल वही बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सोचने के जाल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जो मुझे पता है कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही नग्न हैं, अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। लगभग 1 साल पहले मुझे कैंसर का पता चला। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ जिसमें मेरे पैनक्रियाज में एक ट्यूमर दिखा। मुझे यह भी नहीं पता था कि पैनक्रियाज क्या होता है। डॉक्टरों ने कहा कि यह लगभग निश्चित रूप से एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है, और मुझे अधिकतम 3 से 6 महीने तक जीने की उम्मीद करनी चाहिए। डॉक्टरों ने मुझे घर जाने और अपने काम समेटने की सलाह दी। डॉक्टरों की भाषा में इसका मतलब था कि अपने बच्चों से कुछ महीनों में हर वह बात कहें जो आप अगले 10 सालों में कहना चाहते थे। इसका मतलब यह सुनिश्चित करना था कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए ताकि आपके परिवार के लिए आसान हो। इसका मतलब है कि आप विदाई के लिए तैयार हो जाएं। मैंने उस दिन पूरा समय उस निदान के साथ बिताया। उस शाम को मेरी बायोप्सी किया गया। डॉक्टरों ने मेरे गले में एक एंडोस्कोप डाला जो मेरे पेट से होकर मेरी आंतों के माध्यम से पैनक्रियाज तक पहुंचा, और एक सुई से उसमें से ट्यूमर का कुछ हिस्सा निकाला। मैं बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी जो वहां थी ने मुझे बताया कि जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उस कोशिकाओं को देखा तो वो रोने लगे। यह पता चला कि यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का पैनक्रियाटिक कैंसर था जो सर्जरी से ठीक किया जा सकता था। मेरा ऑपरेशन हुआ और सौभाग्य से मैं अब ठीक हूँ। यह मेरी मृत्यु का अब तक का सबसे करीबी अनुभव था, और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दशकों तक ऐसा ही रहेगा। मौत एक उपयोगी लेकिन पूरी तरह से बौद्धिक अवधारणा थी, लेकिन अब जब मैंने इसका सामना किया है तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। फिर भी मृत्यु वह मंजिल है जहाँ हम सभी को जाना है, कोई से बच नहीं सकता, और यह ठीक ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मौत शायद जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार है। यह जीवन का परिवर्तनकारी एजेंट है। यह पुराने को हटा देती है और नए के लिए जगह बनाती है। अभी के लिए नया आप हैं,
लेकिन एक दिन जो बहुत दूर नहीं, आप भी पुराने हो जाएंगे और हटा दिए जाएंगे। माफ कीजिए, मैं थोड़ा नाटकीय हो रहा हूँ, लेकिन यह सच है। आपका समय सीमित है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत कीजिए। डॉगमा यानी दूसरों की सोच के साथ जीने के जाल में मत फंसिए। दूसरों की राय के शोर को अपने भीतर की आवाज को दबाने मत दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का साहसपूर्वक अनुसरण करें। वो पहले से जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब गौन है। जब मैं छोटा था तब एक अद्भुत प्रकाशन था जिसे द होल अर्थ कैटलॉग कहते थे। यह मेरी पीढ़ी के बाइबलों में से एक था। इसे स्टुअर्ट ब्रांड नामक व्यक्ति ने यहाँ से बहुत दूर मेनलो पार्क में शुरू किया था और उन्होंने इसे अपने काव्यात्मक स्पर्श से जीवंत किया। यह 1960 के दशक के अंत की बात है, जब व्यक्तिगत कंप्यूटर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग नहीं थे। इसे टाइपराइटर, कैंची और पोलराइड कैमरों से बनाया गया था। यह किताबों के रूप में गूगल जैसा था, गूगल के आने से 35 साल पहले। स्टुअर्ट और उनकी टीम ने इसके कई संस्करण निकाले और जब इसका समय पूरा हो गया, उन्होंने आखिरी संस्करण निकाला। यह 1970 के दशक के मध्य की बात है और मैं आपकी उम्र का था। इसके अंतिम संस्करण के पीछे की कवर पर एक ग्रामीण सड़क की तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। यह उनकी विदाई संदेश थी, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। और मैंने हमेशा यही अपने लिए चाहा है। और अब जब आप ग्रेजुएट होकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। आप सभी का बहुत धन्यवाद। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की यह 3 कहानियां कनेक्टिंग द डॉट्स, लव एंड लॉस और डेथ हमें जिंदगी के 3 सबसे बड़े सबक सिखाती हैं। पहला सबक, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। उनकी पहली कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर अनुभव का एक मकसद होता है, भले ही वह आज हमें समझ न आए। जैसे स्टीव ने उस कैलीग्राफी क्लास से कुछ ऐसा सीखा जो बाद में दुनिया के सबसे सुंदर कंप्यूटर डिजाइन का आधार बना। पहली कहानी हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सफर पर भरोसा करना चाहिए और जिंदगी के बिंदु भविष्य में अपने आप जुड़ जाएंगे। दूसरा सबक, जो करो दिल से करो। दूसरी कहानी हमें बताती है कि हर असफलता, हर हार हमें कुछ बड़ा सिखाने आती है। जब स्टीव को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, उन्होंने इसे अपना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा काम हमारे दिल के करीब है तो हार भी हमें नए रास्तों पर ले जाएगी। तीसरा सबक, मौत को गले लगाओ। तीसरी कहानी हमें जीवन का सबसे गहरा सबक देती है कि हम सबका समय सीमित है। जब स्टीव ने कैंसर का सामना किया तो उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु ही वह शक्ति है जो हमें जीवन में सही फैसले लेने पर मजबूर करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने दिल और अंतर्ज्ञान की सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें सही दिशा दिखाएगा। और अंत में स्टीव जॉब्स का सबसे प्रभावशाली संदेश, भूखे रहो, मूर्ख बने रहो। इसका मतलब है हमेशा नई चीजें सीखने और करने की भूख रखो। गलतियां करने और उनसे सीखने से मत डरो, क्योंकि यही जज्बा और साहस हमें जिंदगी में आगे बढ़ाता है। दोस्तों, यह कहानी केवल स्टीव जॉब्स की नहीं है, ये हमारी, आपकी, हर उस इंसान की कहानियां हैं जो अपने सपनों को जीने का साहस करते हैं। अब यह आप पर है कि आप इन कहानियों को अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं। क्या आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे? क्या आप असफलताओं से डरना छोड़ देंगे? क्या आप आज से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने की शुरुआत करेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं अरुण कुमार आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस स्पीच को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करने या स्पीच प्रस्तुत करते समय मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। ऐसे ही और इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और एक्साइटिंग वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत।